क्वेश्चन नंबर 14 है कि दर्शाइए कि दो मैट्रिक्स दे दी, नोट उनका मल्टीप्लाई जो नॉट इक्वल्स है ना बराबर नहीं है। देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है। देखो जैसे संख्या है, मैं नॉर्मली संख्या की बात करूँ तो 3 गुणा 4 इक्वल्स टू क्या आता है 4 गुणा 3 है ना, क्योंकि ये भी 12 और ये भी कितना आता है 12 इक्वल आता है ना। तो लेकिन देखो मैट्रिक्स को आगे पीछे करके गुणा करने से वो बराबर नहीं आती, हमेशा बराबर नहीं आती, बराबर हो भी सकती हैं नहीं भी हो। इंट्रो पार्ट में अपने देखा था या तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, अगर पॉसिबल है तो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो ये मैट्रिक्स तो सेम है, आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करें तो क्या कह रहा है कि आप शो करो कि ये बराबर नहीं है ना। आपको देखना है कि दो मैट्रिक्स तो सेम है लेकिन उनको आगे पीछे करके अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं हो रहा है ना। तो चेक करते हैं इसको। दो पार्ट है इसके, पहला पार्ट मैं करवा दूंगा, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे ना। आंसर में LHS ले रहा हूं मैं। LHS इक्वल्स टू क्या है 5 -1 6 7 और 2 1 3 4। मल्टीप्लाई आपको आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 प्लस -1 इंटू 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 और 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। मल्टीप्लाई सीख लिया आप, इतने क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लाई आपको आ रहा है। ठीक है जी, सोल्व करो। 5 दूनी 10 -3 7, 5 एकम 5 -4 1, 6 दूनी 12 7 21 33, 6 एकम 6 7 चौका 28 34। समीकरण नंबर 1। RHS भी LHS सोल्व करेंगे, RHS सोल्व करेंगे, लास्ट में अपन दिखा देंगे दोनों इक्वल नहीं है। 2 1 3 4 और 5 -1 6 7। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 इंटू प्लस 1 इंटू 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। सोल्व कर दो सिंपल। 5 दूनी 10 प्लस 6 16, माइनस के 2 प्लस के 7 5, 5 या 15 6 चौका 24 39, माइनस के 3 प्लस के 28 28 माइनस 3 25। नंबर 2। अब आप देखो क्या इक्वल है। ये देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, पहले तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए। चलो ऑर्डर तो सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, ये सेम ही नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। और LHS की जगह आप ये पूरा भी लिख सकते हो, RHS की जगह पूरा भी लिख के आप दिखा सकते हो। इस तरह से करेंगे, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या कि यदि A मैट्रिक्स दे दी 3/3 की, 3 इंटू 3 की, 3 रो, ऑर्डर इसका 3/3 है तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए, है ना। एक मैट्रिक्स दे दी और इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। देखो जिसकी वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है उसमें देखेंगे मेरे को क्या चाहिए, A² चाहिए। A² मतलब A इंटू A चाहिए, मतलब A का A से मल्टीप्लाई चाहिए। पहले मैं ये ज्ञात करूँ ना, A इंटू A। आंसर में क्योंकि जो चीज़ देर की है पहले वो लिखते हैं। A इक्वल्स टू क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसलिए A² पहले मेरे को A² चाहिए ना, क्योंकि यहाँ मेरे को A² की वैल्यू पुट करनी है। कुछ क्या होगा A इंटू A रख दो। A क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 को इसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 0
प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है जी, यहाँ क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3, 8 2 1, सेकंड रो 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 0 0 प्लस 1 प्लस -3। ठीक है जी, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे है ना, 3 2 -2 प्लस 0, थर्ड रो A3 2 होगा ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस -1 प्लस 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस -3 प्लस 0। सोल्व कर दो सिंपल, 4 1 5 -1 2, 4 2 6 3 9, माइनस के 2 क्योंकि प्लस का 1 माइनस के 3 है ना, और 5 0 -1 और माइनस के 2, ये a स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब मुझे जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो लिखते हैं, इसलिए a स्क्वायर -5a प्लस 6i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 - 1 2, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, 0 - 1 -2, -5a, a की जगह ये रही 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0 प्लस 6i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमने चल रही है क्वेश्चन के अंदर, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलो जी, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, ये सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो आप, कर दो चलो, 5 -1 2, 9 -2 5 0 -1 -2 प्लस -5 को अंदर लेके जा रहा हूँ ना, -5 को अंदर लेके जाऊँगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो -5 पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा तो -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 प्लस 5 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 0 प्लस 6 को अंदर लेके जा रहा हूँ तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलो जी, अब सिंपल सोल्व कर दो, प्लस के 5 माइनस के 10, प्लस के 5 और प्लस के 6 11 और -10 1 आ गया। सिंपल सोल्व करें, 5 प्लस के, ये 6 भी प्लस का, 6 और 5 कितने हो गए 11, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं और इनको ऐड करना है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। ये प्लस का 6 प्लस के 5 11 -10 तो 1 बचेगा, है ना, माइनस का 1, ठीक है, 2 -5 माइनस के 3, 9 माइनस के 10 तो माइनस का 1, माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 7 और 6 तो माइनस का 1, ठीक है ना। दोबारा देखो, माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 7 हो गए और 6 प्लस का तो माइनस के 1 बच गया, 5 -15 तो माइनस का 10, 0 -5 -1 प्लस के 5 और 0 तो 4, माइनस के 2 माइनस के 0 माइनस के 2 ही और प्लस के 6 तो 4। ये इसका आंसर है। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 3.2 में क्वेश्चन नंबर 15,
1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल सेम है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। उसमें ए क्यूब चाहिए आपको। उसमें क्या चाहिए? ए क्यूब। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? देखो कि ए एक मैट्रिक्स दे दी और आपको प्रूफ करना है कि ए क्यूब -6a² +7a +2i = 0। ओ नल मैट्रिक्स प्रूफ करनी है ना, मतलब इसको सोल्व करके, सारी वैल्यू को सोल्व करके क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ आंसर में क्या आना चाहिए? 0 0। तो आपको मेन क्या चाहिए? आपको ए क्यूब चाहिए, है ना। ए क्यूब कैसे निकलेगा? पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे इस तरह से, फिर ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर इंटू ए, फिर आगे एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यूब आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कि यदि ए मैट्रिक्स दे दी तथा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई दे दी एवं एक रिलेशन दे दिया कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2i हो, तो के का मान ज्ञात करना है। मुझे इससे क्या करना है? के का मान चाहिए ना। उसके लिए देखो आपको ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ ना। आंसर में जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या है? 3 -2 4 -2 एंड आई इक्वल्स टू क्या है? 1 0 0 1। अब मुझे पहले ए स्क्वायर चाहिए, है ना, तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाला, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ए इंटू ए क्या है? 3 -2 4 -2 इंटू में 3 -2 4 -2। चलो जी, तो ए स्क्वायर क्या आएगा? सिंपल मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 +4, 3 3 9 -8। ठीक है, 3 दूनी 6 +4। हाँ, 8 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 -8 -8 तो ए स्क्वायर क्या आया मेरे पास? निकल के 1 -2 4 -4। ये ए स्क्वायर आ गया ना। अब मुझे जो रिलेशन दे रखा है उस पर चलते हैं अपने, ना, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स क्या है? के ए प्लस -2i। मेरे को के की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको अलग करूँगा मैं। देखो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना कि के ए स्मॉल के है ना, कोई स्केलर है, स्मॉल के है क्या है? कोई स्केलर है, कॉन्स्टेंट है कोई, है ना। इक्वल्स क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस के 2i। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। आप सारी वैल्यू क्या कर दो? जो जो आपके पास है पुट कर दो। तो के इंटू ए क्या है? 3 -2 4 -2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 -2 4 -4, 1 -2 4 -4, ये ए स्क्वायर की वैल्यू। इसको फर्स्ट मान लो और वहाँ पे लिख देना कि बाय फर्स्ट, +2i, आई की वैल्यू गिवन है 1 0 0 बाय फर्स्ट। इसकी जगह ये लिखा तो कहाँ से लिखा? बाय फर्स्ट से लिखा ना। के की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, या के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। के को क्या कर दो? अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 3k -2k 4k -2k इक्वल्स टू 1 -2 4 -4 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 0 0 2, 3k -2k है ना, 4k -2k इक्वल्स टू, ऐड करूँगा 2 + 3 2 + 1 3 -k2 +k4 और -k2। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स इक्वल है ना। दो मैट्रिक्स इक्वल है, कब इक्वल होंगी? जब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो क्या इम्प्लाई करेगा? 3k = 3, तो k = क्या है? 1। इससे निकालोगे -2k = -2, k = 1, है ना।
4 के इक्वल्स टू 4, सभी से निकाल के दिखाना पड़ेगा ना आपको कि अलग नहीं आ जाए कहीं से। के इक्वल्स टू 1 और -2 के इक्वल्स टू -2, -2 के इक्वल्स टू -2, तो के इक्वल्स टू क्या है 1। तो सभी जगह से के का मान क्या है, कितना है 1, तो के इक्वल्स टू क्या है 1 है ना। इस तरह से अपन के का मान ज्ञात कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि a इक्वल्स टू, यदि a इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स दे दी तथा i कोटि 2 का एक तत्सम अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की i तो, और एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है जी। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए इंटू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार ये एग्जाम के अंदर, तो चलो देखते हैं। जो चीज़ें दे रखी हैं पहले वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि a इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 0 और 0 है ना, एंड i इक्वल्स टू 1 0 0 1। ये ऑर्डर 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब जो सिद्ध करने वाली चीज है उसकी मैं पहले LHS बना रहा हूँ ना, LHS इक्वल्स टू क्या है i प्लस ए, i की वैल्यू पुट कर दो 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0, दोनों को ऐड कर दो, सेम ऑर्डर किया तो ऐड हो जाएंगे दोनों। 1 प्लस 0 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1। फर्स्ट LHS ले ली और उसको लिख दिया सोल्व करके। अब RHS भी मेरे को क्या बनाना है, ये का ये बना लेके आना है ना, RHS। नाउ RHS इक्वल्स टू क्या है i माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है जी। ठीक है बिल्कुल सही। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या है, i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए की जगह 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है जी। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 और 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 इंटू, देखो सारी चीज़ें 10 में, ये 10 में LHS जो है मेरी 10 के अंदर आई है, तो RHS को भी मैं क्या कर ले रहा हूँ 10 के अंदर चेंज कर ले रहा हूँ ना। तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये क्या होगा माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह ये क्या होगा 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोस अल्फा क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूले पीछे लिख दो ब्रैकेट के अंदर,
चूँकि कोस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये 2 थीटा है तो उसका एंगल आधा, और ये अल्फा था तो उसका आधा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपने फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है जी। चलो जी, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। इसको इससे करूँगा तो ये का ये आ जाएगा, इसको इससे करूँगा तो ये का ये आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ अभी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा माइनस के 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा 10 अल्फा बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको इससे प्लस 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिंपल मल्टीप्लाई करें अपन क्या करें, सिंपल मल्टीप्लाई। इसको से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस, है ना, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ये सॉरी प्लस 1 किससे करेंगे इससे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब सिंपल सॉल्व कर दो। देखो इसमें एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, उससे कटेगा तो 1 बचेगा। एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे ना दोनों को, इसको दोनों को ऐड करेंगे। देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम आया, यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा ना, और कट जाएगा प्लस का तो 1 बचेगा। ठीक है जी। आगे देखो, यहाँ देखो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम आया, और 2 टेन अल्फा। चलो इसको सोल्व करते, चलो एलसीएम लेके लिखते हैं एक बार, है ना। देखो दोनों का एलसीएम क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है जी। इन दोनों का एलसीएम क्या आया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 ये रहा, प्लस के 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 की क्यूब अल्फा बाई 2। दोनों का एलसीएम क्या आया
1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 10 अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस 10 की क्यूब अल्फा बाई 2 और प्लस 2 10 अल्फा बाई 2 है ना। इसी तरह इन दोनों को ऐड किया तो एलसीएम क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है जी, चलो जी अब देखो यहाँ पे 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 गया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऊपर बचा और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 नीचे है तो ऊपर क्या बचा, कट पिट के पूरा क्या बचा 1। ठीक है जी, ये 10 अल्फा बाई 2 प्लस का ये माइनस का तो माइनस के 10 अल्फा बाई 2 बच गया है ना, माइनस के 10 अल्फा बाई 2 बच गया और माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 की क्यूब अल्फा बाई 2 तो मैंने माइनस के 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये कट गया। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे कट गया माइनस के प्लस के 10 अल्फा बाई 2 है ना, यहाँ से कॉमन क्या आया हाँ 2 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो 10 अल्फा बाई 2 बचा और वो कॉमन ले लिया तो कट जाएगा ना, क्या बचा 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ 1 बचा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वल आ रही है क्या, हाँ तो क्या लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया LHS इक्वल्स टू आया RHS। ये गणना जरूर थोड़ी सी लंबी लग सकती है आपको, ये फॉर्मूले है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई किया सिंपल अपने और एलसीएम लिया है। आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है देखो है ना, करने में सोल्व करने में उतना ही आसान है, बस आपके जो चीज़ें दे रखी हैं वो समझ में आनी चाहिए क्या क्या दे रखा है ना। वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आप पहले मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करोगे फिर आप उसको सोल्व करोगे। चलो जी पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, कोई व्यापार संघ है उसके पास 30,000 रुपये का खजाना है। ठीक है जी, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है, 2 अलग अलग प्रकार के बांडों के अंदर क्या करना है, उनको निवेश करना है, लगाना है ना। ठीक है जी, प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। दोनों एक पे तो 5% का ब्याज प्राप्त हो रहा है वार्षिक। देखो 30,000 रुपये है व्यापार संघ के पास है ना, इधर देखते हैं टोटल कितने रुपए हैं 30,000 रुपये है ना। इसको 2 भागों में लगाना है, एक पे तो 5% का ब्याज प्राप्त हो रहा है और एक पे 7% का। ठीक है जी, ठीक है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटते हैं, मतलब इस 30,000 रुपये को इन दोनों में किस प्रकार बांटते हैं है ना। आपको मतलब इन दोनों में बांटना है कि इसमें कितना धन लगाएं और इसमें कितना धन लगाएं। 30,000 रुपये को तो मैंने मान लिया इसमें x लगाएं और इसमें क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x। सिंपल अभी गणित की बात करें, इसकी बात नहीं करा, आव्यूह गुणन की बात नहीं करा, अभी मैंने सिर्फ सोचा है कि टोटल 30,000 रुपये थे, उसमें से x तो लगा दिए 5% जहाँ से ब्याज प्राप्त हो रहा है वार्षिक, और 30,000 टोटल x 30,000 में से x गए तो बाकी कितने बचे, जैसे 30,000 थे उसमें से 10,000 इधर लगा दी तो इधर 20,000 तो बचे ना। कैसे निकालेंगे वो 30,000 माइनस 10,000, तो इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x, इतने पैसे इधर लगाए 7% में। ठीक है, निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज 2 भाग दे दिए, 2 क्वेश्चन है, एक बार में तो कितना हो 1,800 रुपये प्राप्त हो फर्स्ट पार्ट में, मतलब इन टोटल से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 1,800 रुपये हुआ। और दूसरे क्वेश्चन में ये तो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, और दूसरे पार्ट में इसमें जो ब्याज प्राप्त हुआ बी पार्ट में वो कितना है 2,000 रुपये प्राप्त हुआ है ना, 2,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो देखो आप ऐसे तो करोगे कि x का 5% प्लस 30,000 माइनस x का 7%
बराबर ए पार्ट में कितना है 1800। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, सिंपल गणित में अगर मैं पूछता, अगर मैट्रिक्स की बात ही नहीं करता तो आप ऐसे करती कि 30,000 रुपये हैं, उसको 5% वाले में तो x रुपये लगाए और 7% वाले में कितने लगाए 30,000 माइनस एक्स, तो दोनों का मिला के पहले पार्ट में कितना आंसर आ रहा है 1800 रुपये और दूसरे पार्ट में कितना आ जाएगा 2,000 रुपये, है ना। तो मान के चलते हैं ना आंसर में, इस क्वेश्चन के हिसाब से मान के चलते हैं, माना x है 2 प्रकार के बंड में x रुपये 5% वार्षिक ब्याज वाले बॉन्ड में तथा 30,000 माइनस एक्स रुपये 7% वार्षिक ब्याज वाले बॉन्ड में निवेशित किए। हाँ, इसलिए ए पार्ट करें अपन, है ना। हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स गुणन का यूज करना है ना, मतलब x को गुणा होना है किससे 5% से और 30,000 माइनस एक्स को 7% से, है ना। मतलब 2 प्रकार की एंट्री है मेरे पास और ये क्या है फाइनल आंसर, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 1800, है ना। तो मतलब ये जो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 1/1, इससे मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 1/1। तो देखो कैसे करेंगे, x 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% इंटू 7% इक्वल्स टू कितना है 1800। देखो आप इसको सोल्व करोगे, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 इंटू 2 की, ये किसकी है 2 इंटू 1 की, तो इस जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 इंटू 1। तो ये देखो 1 इंटू 1 की तो आएगी, तो इसको सोल्व कर दो सिंपल, क्या आएगा मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% इक्वल्स टू कितना आएगा 1800। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल्स टू 1800। ये 100 कॉमन लेके उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या होता है 5x, सिंपल गणित है ये, प्लस 7 या 21 पीछे 4 0 तो 2,10,000 का 2.5 सैकड़ा 1000 लाख, है ना। ठीक है, माइनस 7x इक्वल्स टू 18 1 2 3 4 1,80,000। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो माइनस के 2x इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो माइनस के 30,000, 2,10,000 उधर जाएंगे तो माइनस के 30,000 होंगे ना, माइनस से माइनस कट गया तो x कितना आया 15,000 और x किसको माना था मैंने, x 5% वार्षिक ब्याज वाले बॉन्ड में, है ना, इसलिए 5% बॉन्ड वाले में 15,000 रुपये, वह 7% बॉन्ड वाले में 7% 30,000 माइनस एक्स और एक्स कितना है 15,000 रुपये निवेशित किए। ये तो फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। बी पार्ट में क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी चेंज, बस यहाँ 1800 की जगह क्या आ जाएगा 2,000, क्या आ जाएगा x 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% 7%
इक्वल्स क्या जाएगा 2000 दिया ना उसने। इसको सॉल्व करोगे तो x के 2 मान आ जाएंगे ना, वो दोनों इस तरह से आप निकाल के लिख दोगे। आसान क्वेश्चन था, बस आपके जो चीज़ें दे रखी हैं वो समझ में आनी चाहिए, है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें बुक दे रखी हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की, दर्जन के हिसाब से, ठीक है जी। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। क्या है? प्रति पुस्तक है। जो डाटा दे रखा है, बुक तो दे रखी है दर्जन में, और विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक दे रखा है। ध्यान से है ना, जो चीजें दे रखी हैं उनको ध्यान से पढ़ा करो कि दे क्या रखा है ना। आप अब दर्जन में आपको पता होना चाहिए बुक कितनी है ना, इस तरह से थोड़ा सा आइडिया है ना। आयु बीजगणित का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो पहले आंसर में जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं। आंसर में रसायन विज्ञान की पुस्तक बराबर कितनी है? 10 × 12 तो 120। बोले सर 12 से गुणा क्यों किया? क्योंकि प्रति पुस्तक का मूल्य दे रखा है और किताबें दर्जन में दे रखी हैं, तो दर्जन को मैंने प्रति पुस्तक के हिसाब से बदल लिया कि 120 पुस्तकें हैं, ठीक है जी। भौतिक विज्ञान की पुस्तकें बराबर कितनी हैं? 8 दर्जन, 8 × 12 96, ठीक है। अर्थशास्त्र की पुस्तकें बराबर कितनी है? अर्थशास्त्र की कितनी है? 10 दर्जन, तो 10 × 12 = 120, ठीक है। विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक रसायन विज्ञान बराबर कितना है? 80 रुपये। भौतिक विज्ञान कितना है? 60 रुपये। और अर्थशास्त्र कितना है? 40 रुपये, ठीक है। क्रम से दिया ना, क्रम से मतलब रसायन विज्ञान के प्रति पुस्तक का मूल्य 80 रुपये, भौतिक विज्ञान का 60 रुपये, अर्थशास्त्र का कितना है? 40 रुपये। अब नॉर्मली मैं पूछूं कि इन सभी को बेचने पर, इन सभी किताब को बेचने पर कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो आप कैसे करोगे? 120 को किससे गुणा कर दोगे? 80 से, क्योंकि रसायन विज्ञान की 120 पुस्तकें हैं और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना? 80 प्लस 96 किसकी हैं? भौतिक विज्ञान की, और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 60 प्लस 120 किसकी हैं? अर्थशास्त्र की, और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 40। तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो क्या होगा? कुल राशि प्राप्त होगी ना मेरे को, दुकान वाले को, मेरे को क्या, दुकान वाले को। तो हमें ये राशि ज्ञात करनी है और वैसे निकलेगी, है ना। आपको पता चल गया कि 120 को 80 से गुणा करना है, 96 को 60 से और 120 को 40 से, तब जाके कुल धनराशि प्राप्त होगी। लेकिन उसने बोला आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करके, है ना। तो देखते हैं, इसलिए पुस्तकों को बेचने पर प्राप्त कुल धनराशि बराबर कैसे निकलेंगी? मैट्रिक्स का प्रयोग करना है ना। तो मैट्रिक्स देखो, दो तरह के डाटा है, एक तो किताबों का डाटा है और एक क्या, उनके विक्रय मूल्य का। तो किताबें कितनी है? 120, 96 और 120। किस ऑर्डर की? 1 × 3। मुझे पता चला कि जो कुल राशि प्राप्त होगी वो किस ऑर्डर की होगी? 1 × 1 की होगी, है ना। तो मैंने क्या बनाया? 1 × 1, 1 × 3 की एक मैट्रिक्स, और दूसरी उनके रेट की 80, 60 और 40। ये किस ऑर्डर की है? 3 × 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 1 × 1 की आएगी, है ना। तो देखो कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? किससे होगा? 120 किससे होगा? 80 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 96 प्लस 96 × 60
प्लस 120 इंटू 40 किस ऑर्डर की आएगी 1 इंटू 1 की। देख लो 120 80 से गुणा हो रहा है, 96 60 से और 120 40 से। इस तरह से आप पहले करके देख लेना रफ कॉपी में सिंपल तरीके से। सिंपल गुणा कर दो 12 8 96 और 0 6 6 36 9 6 54 3 57 12 चौका 48 जोड़ दो 96 2 0 6 60 8 7 15 और 6 21 2 11 16 20 तो कितने रुपए प्राप्त हुए 20,160 रुपये 20,160 रुपये। चेक करते हैं इसका आंसर 20 नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 20,160 रुपये बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना। अगर आप इसको बोले सर इसको रो 1 इंटू 3 की किया है ना, इसको अपन यूँ भी कर सकते हैं। देखो इसको मैंने यूँ बनाया, इससे इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे। इस तरह से करेंगे तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी ना। आपको ये याद रखना है कि जो फाइनल आंसर आएगा कुल राशि जो प्राप्त होगी 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो मुझे जो आंसर चाहिए वो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स चाहिए है ना, इसलिए मैंने इसको डेटा को इस तरह से लिया। इसको अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स बना देता, इसको रो बना देता तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आती, जो आंसर कैसे निकलता है ना। इस तरह से करेंगे। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऊपर कुछ डिटेल दे रखी है ना, उस डिटेल पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है कि मान लीजिए x y z w तथा p क्रम से x का ऑर्डर क्या है ये 2 इंटू एन, y का 3 इंटू के, z का 2 इंटू पी और w का n इंटू 3 तथा p का ऑर्डर क्या है p इंटू के कोटियों के अवयव हैं। ये सारे मैट्रिक्स है और इनका ऑर्डर दे दिया। ठीक है जी। तो नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 के हमें क्या देने हैं, आंसर चुनने हैं कि इनमें से कौन सी। चलो जी, ये डिटेल दे रखी है, इन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है 21 और क्वेश्चन नंबर 22 हो रहा। चलो जी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर प्रतिबंध क्या होगा, है ना। पी वाई और डब्ल्यू वाई क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए ना। उसके लिए प्रतिबंध देख रहे हैं इनमें से क्या होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मेरे को यही लगा, है ना। देखो क्या है, हमें किसको डिफाइन करना है, पी वाई और डब्ल्यू वाई को। आंसर में अपन चेक करेंगे ना, आंसर में ये पूछा जा सकता है ना। आंसर में अपन ये चेक करेंगे कि पी वाई प्लस यूँ चेक करेंगे। देखो डब्ल्यू वाई परिभाषित है, क्या है, परिभाषित है, डिफाइन है ये। तो पहले मैं इनके ऑर्डर लिख देता हूँ। पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर क्या है, पी लास्ट में सबसे, पी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू के, है ना। पी एरिया पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पी इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, 2 इंटू के, 3 इंटू के, सॉरी 3 इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के। ठीक है। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू क्या है, ये n इंटू 3। और वाई का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के, 3 इंटू के, है ना। ये डिफाइन है, ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये क्या है, डिफाइन है। अब ये डिफाइन कब होगी, पहले तो पी वाई डिफाइन होना चाहिए, है ना। पी वाई के डिफाइन होने के लिए आपको देखो कि पी और वाई का मल्टीप्लाई, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई होना है। ये इनका मल्टीप्लाई कब होगा, इनका मल्टीप्लाई कब होगा, जबकि इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के तो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम हो, मतलब k इक्वल्स टू क्या हो जाए, 3 हो जाए। k इक्वल्स टू क्या हो जाए, 3 हो जाए। k इक्वल्स टू क्या हो जाए, 3। और ये जो आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा, एक तो कंडीशन ही आएगी k इक्वल्स टू 3, है ना। इनका जो आंसर आएगा पी वाई का जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, पी इंटू के की आएगी कि नहीं आएगी, पी इंटू के की। इनके परिभाषित पी वाई के परिभाषित होने के लिए k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। और इनको जब मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी पी वाई आएगी, उनका उसका ऑर्डर क्या होगा, पी इंटू के। ठीक है। इसके डिफाइन होने के लिए देखो, इसके डिफाइन होने के लिए 3 बराबर 3 होना चाहिए, तो है। ठीक है। और इससे जो मैट्रिक्स आएगी डब्ल्यू वाई वो किस ऑर्डर की आएगी, n इंटू के की आएगी कि नहीं आएगी। दोबारा से देखो, ये मल्टीप्लाई डिफाइन होने के लिए k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए,
और इनका जो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स बनेगी, पी वाई मैट्रिक्स बनेगी, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या आएगा, पी इंटू के। ये फिर मैंने इसको चेक किया, इसके डिफाइन होने के लिए 3 इंटू 3 होना चाहिए है, और इसका जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगी डब्ल्यू वाई, वो किस ऑर्डर की आएगी, एन इंटू के की। अब ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है, दो मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ऐड हो रही है। दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है, दोनों की रो इक्वल्स टू रो होनी चाहिए और कॉलम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो इसके लिए डिफाइन होने के लिए क्या होगा, पी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एन, और के इक्वल्स टू तो के है ही। तो दो शर्त आई मेरे पास निकल के, पी इक्वल्स टू एन, के इक्वल्स टू 3 और पी इक्वल्स टू एन, के इक्वल्स टू 3, पी इक्वल्स टू एन। ये तो आंसर में कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर ए सी है। सोच रहे हैं इस तरह से, है ना, ये आपका सोचने का काम है। और ऑप्शनल नहीं आए, सीधा आए तो आप यूँ लिखोगे कि परिभाषित होने के लिए के इक्वल्स टू 3 तथा पी इक्वल्स टू एन, फिर यूँ लिखोगे कि फिर यूँ नीचे लिख दोगे इसके परिभाषित होने के लिए पी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एन, और दोनों को मिला के क्या शर्त निकल के आई कि के इक्वल्स टू 3 होना चाहिए और पी इक्वल्स टू एन। इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, है आंसर क्या कह रहा है कि यदि n बराबर p है तो अवयव क्या है, 7x - 5z की कोटि क्या है, किसकी कोटि चाहिए मेरे को, क्योंकि 7x - 5z, x की कोटि क्या है, देखो पहले x की कोटि क्या है, 2 इंटू n, 2 इंटू n, z की कोटि क्या है, 3 नंबर, 1 2 3, 2 इंटू पी, 2 इंटू पी। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 को मैं कर दूं 1 2 3 4 से, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसके ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं आएगा, उसके ऑर्डर पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो मतलब 7x जो मैट्रिक्स बनेगी, 7x जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू एन, माइनस 5z जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू पी, है ना। अब इसका जो फाइनल आंसर है ना 2 इंटू एन है ना, और ये 2 इंटू पी है ना। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू एन और पी। इनको ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगी, देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगी, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने के लिए रो सेम होनी चाहिए, कॉलम सेम होनी चाहिए, एन बराबर क्या होना चाहिए, पी, एन बराबर पी तो उसने दे रखा पहले ही, है ना। तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी 7 इंटू एक्स माइनस 5z की जो मैट्रिक्स बनेगी 2 इंटू एन लिख दो या क्या लिख दो, 2 इंटू पी लिख दो, क्योंकि एन बराबर पी दे रखा है। तो आंसर में या तो ये ऑर्डर होगा या ये ऑर्डर, 2 इंटू एन, हाँ ये, और कोई सा नहीं है, या तो 2 इंटू एन दे रखा होगा या 2 इंटू पी। तो आंसर में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से करते हैं। चलो जी, यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।